नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्जाम अड्डा में। आज की जो क्लास हमारी होने वाली है वो करंट अफेयर की क्लास होने वाली है और करंट अफेयर हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को कहीं ना कहीं आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। आज का सबसे पहला जो हमारा प्रश्न होने वाला है कि पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ने की परियोजना के लिए किन दो राज्यों ने समझौता किया है भैया। ठीक है, तो किन किन राज्यों ने समझौता किया है? मध्य प्रदेश और राजस्थान के द्वारा समझौता किया गया है कि पार्वती काली सिंध और चंबल नदी जोड़ने की परियोजना के लिए भैया मध्य प्रदेश और राजस्थान के द्वारा समझौता किया गया है। इससे जो हमें बातें याद रखनी है वो बातें क्या याद रखनी है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों ने 72,000 करोड़, कितने भाई? 72,000 करोड़ रुपए की लागत से पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ने की परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ने की परियोजना का उद्देश्य पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों और मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्रों में पेयजल और औद्योगिक जल उपलब्ध कराना है। ठीक है, इसका मूलभूत ये उद्देश्य है। ये दोनों राज्यों में कम से कम 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में भैया क्या करा जाएगा? पानी उपलब्ध कराया जाएगा। पार्वती नदी की अगर बात करें तो पार्वती नदी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में विंध्य पर्वतमाला से निकलती है भैया। कौन सी नदी? पार्वती नदी। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है ये। पार्वती नदी की लंबाई कितनी है भैया? तो 471 किलोमीटर पार्वती नदी की लंबाई है। ये चंबल नदी की क्या है भैया? एक उपनदी है। किसकी उपनदी है भैया? तो चंबल नदी की भैया क्या है? ये उपनदी है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले, रायगढ़ जिले, गुना जिले में बहती है भैया ये। ठीक है, पार्वती नदी राजस्थान के 12 जिले और सवाई माधोपुर जिले से बहती है भाई ये। कौन सी नदी भाई? तो पार्वती नदी। काली सिंध नदी की बात करें तो काली सिंध नदी भैया मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह मध्य प्रदेश के देवास जिले में बागबली नामक गांव के पास विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है। यह चंबल नदी की सहायक नदी है और नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है भैया? तो 150 किलोमीटर इसकी लंबाई। किसकी भाई? काली सिंध नदी की कितनी लंबाई है? तो 150 किलोमीटर लंबाई है। चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी भैया, चंबल नदी मऊ के पास जानापावा पहाड़ी से निकलती है और यमुना नदी की क्या है भैया? सहायक है। चंबल नदी भैया 960 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है भैया? तो 960 किलोमीटर लंबी है। इसका प्राचीन नाम क्या है? चर्मणवती है भैया। ठीक है, प्राचीन नाम चर्मवती है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? शिप्रा सिंध, काली सिंध और कूनू नदी भैया किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और तो उत्तर प्रदेश में बहती है भैया। ठीक है, कहाँ कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। चंबल नदी पर भैया बांध कौन कौन से बनाए गए हैं? तो चंबल नदी पर जो बांध बने हैं, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर व कोटा बैराज, ये आदि क्या बनाए गए भैया? बांध बनाए गए हैं। तो पहले क्वेश्चन से कहीं ना कहीं हमें इतने पॉइंट याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आज का जो अगला हमारा क्वेश्चन है कि पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जो बने हैं, सील नागू बने हैं। कौन बने हैं भैया? सील नागू बने हैं। सुचाता सोनी की बात करें तो महाराष्ट्र की पहली मुख्य सचिव हैं। राजेंद्र खत्रा की बात करें तो एडिशनल NS हैं भैया। और वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है, जो कि नौसेना के कौन है भैया? प्रमुख हैं भाई। ठीक है, इससे और पॉइंट जो हमें याद रखनी है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ भैया? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय तो चंडीगढ़ में स्थित है भैया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में स्थित है। इसकी खंडपीठ भैया कहाँ है? तो वो इंदौर में है। और इंदौर और ग्वालियर में भैया किसकी? जबलपुर की क्या भैया? खंडपीठ है भाई। उच्च न्यायालय के अगर बारे में बात करते हैं तो उच्च न्यायालय किसी राज्य के सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने भैया? तो 25 उच्च न्यायालय हैं।
उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 के द्वारा होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक भारत के उच्च न्यायालयों के प्रावधानों से संबंधित बातों को बताया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय के भैया न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है भाई। उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को शपथ भैया कौन दिलाते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को शपथ दिलाया जाता है। भारत का पहला हाई कोर्ट अगर बात करें तो भारत का प्रथम हाई कोर्ट भैया उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कोलकाता स्थापित किया गया था। इससे पहले न्यायिक उच्च न्यायालय कहा जाता था। ठीक है, यानी कि उच्च न्यायालय से पहले क्या कहा जाता था भाई? न्यायिक उच्च न्यायालय कहा जाता था। ठीक है इसको, और इसी के साथ साथ हमें ये भी बात याद रखना है कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब बना भैया? तो 1861 के तहत स्थापित किया गया था। किसको भैया? जो हमारा पहला उच्च न्यायालय बना था। ठीक है, इसे औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1862 में खोला गया था। सर बार्न्स पीकॉक कोलकाता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे भैया। कौन थे भाई? सर बार्न्स पीकॉक कोलकाता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति सुब्बू नाथ पंडित कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण करने वाले पहले भारतीय थे भाई। तो इतने पॉइंट कहीं ना कहीं हमें उच्च न्यायालय से याद रखने हैं। अगर सेकंड क्वेश्चन की ओर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, अगर उसकी बात करें, लोकपथ मोबाइल ऐप किस राज्य के निर्माण विभाग ने लॉन्च किया है भैया? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जो कि लोक निर्माण विभाग से संबंधित है भाई। सिंह सूचना ऐप भैया कहाँ चलाया गया है? तो गुजरात सरकार के द्वारा सिंह सूचना ऐप चलाया गया है। अरुण पोल ऐप भैया अरुणाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाया गया है। पैच रिपोर्टिंग ऐप भैया उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो ये भी बातें कहीं ना कहीं हमें इस क्वेश्चन से याद रखनी है। इससे जो हमें पॉइंट याद रखने हैं वो क्या याद रखने हैं कि मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप को मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में तैयार किया गया है भैया। लोकपथ मोबाइल ऐप के जरिए आम लोग सड़कों की समस्या बता सकते हैं। इससे अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी भाई। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें ये भी यह बात याद रखना है कि अधिकारी को 7 दिनों में सड़क का सुधार कार्य करना होगा भैया। ठीक है, कितने दिनों में भी? तो 7 दिनों में। प्रमुख मोबाइल ऐपों के बारे में अगर हम बात करते हैं, राजमार्ग यात्रा ऐप भैया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा चलाया गया है। उद्यम पोर्टल भैया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा चलाया गया है। सुस्वागतम पोर्टल भैया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चलाया गया है। ULLAS ऐप जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। विरासत पोर्टल भैया गृह मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। ई-केयर पोर्टल स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। झरनी युवा पोर्टल भैया झारखंड सरकार के द्वारा चलाया गया है। मेरी लाइफ ऐप पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, ये पॉइंट कहीं ना कहीं हमें ऐप से याद रखने हैं। मध्य प्रदेश में जो हाल फिलहाल में जो बातें हुई हैं क्या क्या हुई हैं? मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है। मध्य प्रदेश सभी जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करेगा। गेल के मध्य प्रदेश में सीहोर जिले के आष्टा में भारत की सबसे बड़ी एथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। मध्य प्रदेश के विजयपुर में गेल इंडिया लिमिटेड का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू हो गया है भाई। ठीक है, मध्य प्रदेश ग्रीन क्रेडिट योजना के तहत वृक्षारोपण अग्रणी है। मध्य प्रदेश सरकार हिंदू वर्ष 2081 को गोवंश रक्षा वर्ष यानी गाय संरक्षण वर्ष के रूप में मनाएगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी। मध्य प्रदेश ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है भैया। तो किस सरकार के द्वारा या किस राज्य के द्वारा बैगलेस स्कूल पहल योजना शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा भाई। तो कहीं ना कहीं इतनी बातों को हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इंडिया बुल्स कौन सा भैया? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है?
तो इन्होंने कर दिया सम्मान कैपिटल लिमिटेड। कौन सा कर दिया भैया? तो सम्मान कैपिटल लिमिटेड। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने अपना नाम बदल कर दिया है भाई। इससे जो बातें याद रखनी है वो बातें क्या याद रखनी है? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर सम्मान कैपिटल लिमिटेड कर दिया है। इंडिया बुल्स ग्रुप एक भारतीय समूह है जिसका मुख्यालय गुड़गांव में है। कहाँ भाई? गुड़गांव के अंदर है। इसका प्रमुख कारोबार प्राथमिक व्यवसाय हाउसिंग फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस और रियल एस्टेट है भैया। इंडिया बुल्स की शुरुआत 2000 में इंडिया बुल्स फाइनेंशियल सर्विसेज की स्थापना के साथ हुई है भैया। इसके अध्यक्ष एवं संस्थापक कौन है? समीर गहलोत हैं। कौन है भैया अध्यक्ष और संस्थापक? तो समीर गहलोत हैं। उपाध्यक्ष कौन? उपाध्यक्ष व एमडी कौन है भैया? तो अभिषेक सिंह चौहान इसके कौन है भैया? उपाध्यक्ष व एमडी हैं भाई। ठीक, कहीं ना कहीं ये बातें हमें इस क्वेश्चन से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 भैया कहाँ आयोजित किया गया है? तो ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 जो आयोजित किया गया है नई दिल्ली भारत के अंदर आयोजित किया गया है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई यानी यूएई के अंदर हुआ। और 19वां NAM शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा के अंदर आयोजित हुआ है भाई। इससे जो हमें बातें और याद रखनी है वो बातें याद रखनी है क्या? भारत सरकार द्वारा ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न हुआ है। 3 और 4 जुलाई 2024 को आयोजित किया गया है भैया। 2000 से अधिक वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई चिकित्सकों, उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षाविदों ने भाग लिया है। ठीक है, और बात ये याद रखनी है 3 जुलाई 2024 छठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का भी आयोजन किया गया है। GPAI की ग्लोबल पार्टनरशिप इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 15 जून 2020 को भारत सहित 15 देशों में शुरू किया गया था भाई। लक्ष्य क्या है? सरकार, विशेषज्ञों, उद्योग, शिक्षाविदों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों सहित हितधारकों के लिए एक मंच प्रदान करना है। वर्तमान में GPAI के 29 सदस्य हैं। कितने भैया? 29 सदस्य हैं। और इसका सचिवालय कहाँ है भैया? तो पेरिस फ्रांस के अंदर इसका सचिवालय है। हाल फिलहाल की अगर करंट अफेयर की बात करते हैं जो कि DD किसान ने AI एंकर लॉन्च किया भैया कृषक और भूमि के लिए। हनुमान AI चैटबॉट को कितनी भाषाओं के साथ लॉन्च किया गया है? तो 98 भाषाओं के साथ लॉन्च किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI के द्वारा विकसित AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट है भाई। गूगल का AI चैटबॉट कौन सा है? BARD है भाई। ओपन AI का डीप मशीन लर्निंग बेस्ड चैटबॉट कौन सा है? चार्ट GPT है भाई। स्कूली पाठ्यक्रमों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल किया गया केरल के अंदर भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये बजाज ऑटो के द्वारा। किसके भाई? बजाज ऑटो के द्वारा लॉन्च की गई है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होगा। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई UAE में होगा। 19वां NAM शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा के अंदर कराया जाएगा भाई। ठीक है, इससे जो बातें और हमें याद रखनी है वो बातें क्या याद रखनी है? बजाज ऑटो ने 5 जुलाई 2024 को दुनिया की पहली CNG बाइक बजाज फ्रीडम 125 लॉन्च की है। बाइकों को चलाने के लिए 2 फ्यूल ऑप्शन यानी 2 लीटर का पेट्रोल टैंक और 2 किलो का CNG टैंक है भाई। दोनों को एक बार फुल कराने से 330 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा। यानी एक बार अगर आप इसको फुल कराते हैं तो 303 किलोमीटर आपकी बाइक चलने वाली है भाई। ठीक है, CNG एक इथेन गैस है, मुख्य रूप से मीथेन से बनी होती है। इथेन के रूप में यह नॉन पॉल्यूटेट होती है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए CNG सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। सन 1800 में CNG का आविष्कार किया गया था। कब ये आविष्कार किया गया था भाई? तो सन 1800 में क्या किया गया था भाई? CNG का क्या किया गया था? आविष्कार किया गया था भाई। 2024 में प्रथम भैया बात करते हैं देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई? तो कोलकाता के अंदर हुई। BSF की पहली महिला स्नाइपर भैया कौन है? सुमन कुमारी हैं। भारत की पहली ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलोर के अंदर की गई। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली के अंदर खोला गया।
दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया। सम्मान नागरिक संहिता कानून बिल पेश करने वाला राज्य, पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड राज्य है। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन भैया संबलपुर उड़ीसा में किया गया। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाले पहला राज्य कौन सा है? तो वो गुजरात राज्य है। ठीक है। ट्रैफिक ऑडिटेट कराने वाला पहला राज्य बिहार है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का प्रमुख प्रायोजक कौन बना है भाई? तो कौन बना है इसका प्रायोजक? अगर इसकी बात करते हैं तो इसका जो प्रायोजक बना है भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL बना है। कौन बना है? BPCL बना है भैया। ठीक है। टाटा IPL का टाइटल स्पॉन्सर है भाई। नंदिनी डेयरी स्कॉटलैंड की क्रिकेटर टीम का प्रायोजक है। अमूल अमेरिका की क्रिकेट टीम का प्रायोजक है भाई। इससे जो हमें बातें और याद रखनी है वो बातें क्या याद रखनी है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL ने पेरिस ओलंपिक 2024 और लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख भागीदारी के रूप में साझेदारी की है। BPCL भारत सरकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है भाई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका तो हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। ठीक है। BPCL के अध्यक्ष और MD कौन है? G कृष्ण कुमार है भैया। पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में बात करें तो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। पेरिस 2024 में पहली बार ब्रेकिंग खेल शामिल होगा भाई। अचंता शरत कमल पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक होंगे। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक के रूप में चुना गया है भाई। जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर पेरिस 2024 ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो यह एक गैर सरकारी संगठन है। यह ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण है। यह लॉन्जेन स्विट्जरलैंड में स्थित है भैया। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई और इसमें जो सदस्य हैं 103 जो कि सक्रिय सदस्य हैं भैया। आदर्श वाक्य क्या है इसका? तो सिटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटियर, इसका भैया क्या है? आदर्श वाक्य है भाई। ठीक है। तो इतनी पॉइंटों को हमें कहीं ना कहीं याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा उत्पादन कितना पहुंच गया है भैया? तो कितना पहुंचा है रक्षा उत्पादन की अगर बात करें भारत का तो 1.27 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है भाई। ठीक है। इससे बातें और क्या याद रखनी है? वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 16.7% और 2019-20 की तुलना में 60% अधिक है भैया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2023-24 में उत्पादन के कुल मूल्य में सार्वजनिक क्षेत्र और उपक्रम का योगदान लगभग 79.2% और निजी क्षेत्र का योगदान 20.8% था। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। और इसके साथ साथ और बातें याद क्या रखनी है? भारतीय सेना ने थाईलैंड सेना के साथ संयुक्त सैन्याभ्यास मैत्री शुरू किया है। INS सुनयना सेल्सस देश के पोर्टल विक्टोरिया पर पहुंच गया है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम अगले उप सेना प्रमुख होंगे। भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्यटकों के लिए कलुबार युद्ध स्मारक खोला है। सब लेफ्टिनेंट अनामिका B राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी हैं। भारतीय सेना ने स्वदेशी ASMI सब मशीन गन को शामिल किया है भाई। ठीक है। तो आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।